हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ठोस अवस्था से रिलेटेड दो वीडियो, और जो चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, चाहे वो आपका पाठनीति प्रश्न हो या लास्ट में आपका एक्सरसाइज दिया हो, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे लिखना है, और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका देखिए पाठनीति प्रश्न में आपका 1.1 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर कह रहा है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि भाई देखिए इनके अणु जो होते हैं क्या होते हैं, पास पास होते हैं, यानी घटक कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जिसके कारण इनमें इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। तो परबल क्या होगा, अंतराणुक बल का मान अधिक होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कठोर होते हैं। तो क्या लिखना है कि ठोस में क्या होता है, ठोस के अणुओं के मध्य परबल अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं, ये लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो ठोस का आयतन निश्चित क्यों होगा, तो कह सकते हैं कि इसके अणु जो होते हैं अपने क्या होता है मीन पोजीशन, यानी कह सकते हैं माध्य अवस्था के केवल यानी आगे पीछे क्या होते हैं, दाएं बाएं केवल कंपन करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति चेंज नहीं करते हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि ठोस, फिर से क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं कि ठोस में जो उपस्थित घटक कण होते हैं वो अपने स्थिति के माध्य स्थिति के चारों ओर केवल कंपन करते हैं, अपनी स्थितियां नहीं चेंज करते हैं, अपनी स्थितियां बदलते नहीं हैं, जिसके कारण क्या होते हैं ये इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। एक या तो लिख सकते हैं दूसरा आंसर, ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं और असंपीड होते हैं, इसलिए इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, अब देखिए 13.1.3 क्या कह रहा है कि क्रिस्टलीय निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो इसको मैंने कवर किया है, इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें चेक करना है कि अक्रिस्टलीय के अंतर्गत क्या आएगा। तो अक्रिस्टलीय को हम लोग क्या करेंगे, ए से लिखेंगे, और क्रिस्टलीय को हम सी से लिखेंगे। ठीक है, और उसको मैं लिखते हुए चला जाऊँगा। जैसे पॉलीयूरिथेन है, तो पॉलीयूरिथेन जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका कह सकते हैं ये क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो हम कह सकते हैं ये हो गया आपका ए, यानी अक्रिस्टलीय ठोस। नेप्थलीन आप जानते हैं, नेप्थलीन का जो होता है ये बॉल आता है, आप जैसे क्विनॉल की गोली बोलते हैं जो कपड़ों के बीच में रखते हैं, उसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो नेप्थलीन जो होता है ये आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब यहाँ पर देखिए बेंजोइक अम्ल, ये भी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। जैसे C6 है, H5 है और COOH है, ये बेंजोइक एसिड है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आता है। और पोटेशियम नाइट्रेट अगर देखें तो KNO3 होता है, ये भी कह सकते हैं कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी क्रिस्टलीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर देखें ये सेलोफेन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। क्या होता है, प्लास्टिक होता है। जैसे मान लीजिए आप उसके बाद अगर बात करते हो जैसे रेसा कांच हो गया, क्या हो गया, रेसा कांच हो गया, और उसके बाद आपका ये रेसा कांच हो गया, पॉलीयूरेथीन हो गया, और सेलोफेन हो गया, पॉलीविनाइल। तो इसको एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बहुलक, यानी पॉलीमर। ठीक है, तो बहुलक जो है आपको चैप्टर नंबर आपको मिलेगा 15वां चैप्टर। तो जब हम लोग बहुलक के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, तो कह सकते हैं पॉलीयूरेथीन हो गया, सेलोफेन हो गया, और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, जिसका हम पाइप बनाते हैं, और रेसा कांच, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो कह सकते हैं ये अक्रिस्टलीय होते हैं। जबकि कॉपर जो होता है ये जानते हैं कि आपका क्रिस्टलीय होगा, नेप्थलीन क्रिस्टलीय होगा, बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीय होगा, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। अतिशीतित मतलब क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अतिशीतित द्रव, तो द्रव में क्या होता है, बहने का गुण होता है, यानी बहते हैं, जिसके कारण इनका आयतन जो होता है चेंज होता रहता है। ठीक, आकार जो होता है वो चेंज होता रहता है, आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, तो लिख सकते हैं द्रव के समान अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने की गुण पाई जाती है, परंतु यह क्या होता है, अत्यंत मंद होता है, इसलिए कह सकते हैं कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अतः इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। अब कह रहा है 1.5, कह रहा है एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान प्रेक्षण होता है, समान मान प्रेक्षित होता है। कह रहा है कि ठोस है जिसका अपवर्तनांक मतलब जिसको कहते हैं भौतिक गुण। ठीक है, जिसका भौतिक गुण क्या है, सभी दिशाओं में समान हो रहा है, यानी समदैशिक है। क्या कह रहा है ये, समदैशिक है। क्या है ये, समदैशिक है। और जब समदैशिक होगा तो ये कौन सा हो जाएगा,
क्रिस्टलीय होगा कि अक्रिस्टलीय होगा? तो हमने पढ़ा था अक्रिस्टलीय। क्या पढ़ा था? अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय जो होता है वो कैसा होता है? तो हम कहेंगे अक्रिस्टलीय जो होता है वो कह सकते हैं कि ये समदैशिक होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो ये कैसा होगा? अक्रिस्टलीय होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा? विदलन मतलब कि अगर हम इसे काटें तो काटने पर अगर हमें चिकना सतह प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि विदलन का गुण पाया जाएगा। लेकिन बताया गया था कि जैसे रबर है, रबर को आप काटते हैं तो आपको खुरदुरा सतह मिलेगा, तो हमें कह सकते हैं कि ये इसमें विदलन का गुण पाया नहीं जाता है। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस हम जानते हैं क्या होता है? समदैशिक होता है। ठीक है, और इसके जो सभी गुण होते हैं ना, वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं? समान समान होते हैं। जैसे हमने भौतिक गुण के बारे में बात किया था, और इसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें तेज चाकू या कह सकते तेज औजार के साथ अगर हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो आपको खुरदुरा सतह प्राप्त होता है। अगर चिकना सतह मिल जाता तो कहते हैं हम विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये था इसका क्वेश्चन। अब बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए उपस्थित, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1.6 है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? उपस्थित अंतराणुक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें हमें बलों की प्रकृति के आधार पर हमें इसे वर्गीकरण करना है। तो जैसे कह रहा है पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? आपका K2SO4 होता है। तो K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट में कौन सा बल पाया जाएगा? तो हम कहेंगे ये तो धातु है और ये अधातु है। तो धातुओं और अधातुओं के बीच में क्या होता है? आयनिक बंध बनता है, यानी ये आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिकों में कौन सा बल कार्य करता है? तो कह सकते हैं स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। स्थिर क्या हो जाएगा आपका? वैद्युत बल कार्य करेगा। स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा, और इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और यह यौगिक जो होता है वो आयनिक होगा। कैसा होगा? ये आयनिक होगा। क्लियर? अब अगला देखें तो देखिए यहाँ पर टिन है। तो टिन क्या होता है? एक धातु है। क्या है? एक धातु है, यानी मेटल है। तो हम कह सकते हैं धात्विक ठोस इसमें पाया जाएगा। कौन सा? तो कहेंगे धात्विक ठोस पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कह सकते हैं ये हो गया आपका धात्विक ठोस हो जाएगा ये और उसके बाद देखिए आपका बेंजीन है। बेंजीन जो होता है आपका सूत्र ऐसे होता है बेंजीन। तो इसमें ये क्या है? एक अणु है। क्या है? अणु है। तो ये आणविक ठोस होता है, लेकिन इसके मध्य में कौन सा पाया जाएगा? तो हम कह सकते हैं बेंजीन के मध्य में केवल लंदन बल पाया जाता है। कौन सा बल? लंदन बल पाया जाता है। लंदन बल, या हम कह सकते हैं कि वांडरवाल बल का पाया जाता है। क्या सा? वांडरवाल बल पाया जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो होता है आपका आणविक ठोस होता है। क्या होता है? आणविक ठोस होता है। अगला देखिए, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या है आपका? यूरिया है। क्या है? यूरिया। यूरिया को क्या कहते हैं? NH2 है, CO है, और क्या है आपका? NH2 है। तो यूरिया में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर क्या होता है आपका? देखेंगे तो C आपका डबल बॉन्ड O है, और NH2 होगा, और यह क्या होगा आपका? NH2 होगा। तो इसमें अगर देखे जाए तो इसमें माइनस होता है। ऑक्सीजन जानते हैं विद्युत ऋणात्मक है, तो ये माइनस होगा, और कार्बन पे क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो हम यह हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पे माइनस होता है प्लस। तो हम कहते हैं द्विध्रुव है। क्या है इसमें? द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या है आपका? बल पाया, आकर्षण बल का पाया जा रहा है। हालांकि ये भी क्या है? आणविक ही है। क्या है? आणविक है। तो लेकिन आणविक में अगर देखा जाए तो ये कैसा होता है आपका? तो कहेंगे कि ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। क्या है आपका? ध्रुवीय आणविक ठोस है। और इसमें जो बल कार्य करेगा वो होता है आपका कौन सा? तो कह सकते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। क्लियर हुआ? तो अगर नहीं ये समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने अपलोड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया है। अमोनिया जो है आपको जानते हैं ये भी आणविक ठोस है। अमोनिया अमोनिया क्या है? आपका आणविक ठोस है, लेकिन इसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है, अगर इसके पास हाइड्रोजन हानि क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जो है ये जो होते हैं इससे संयुक्त ठोस, यानी कह सकते हैं सॉरी, ये आणविक ठोस होते हैं। तो इसके मध्य में कौन सा बल कार्य करेगा? तो कहेंगे हाइड्रोजन बंध। कौन सा? हाइड्रोजन बंध। क्लियर? अब उसके बाद जल है, तो जल भी क्या होगा? हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद जिंक है। जिंक एक धातु है, तो हम कहेंगे धात्विक बंध हो जाएगा। क्लियर? यानी ये धातु, यह कह सकते हैं जिंक को क्या है आपका? धात्विक
जिंक जो है वो धातु है, यानी इसमें धात्विक बल पाया जाएगा या धात्विक ठोस है, ये कह सकते हैं। जल क्या है, तो कहेंगे आणविक ठोस है, और इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया भी हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। अगर देखें तो यहाँ पर आपका सल्फाइड है, क्या है आपका, सल्फाइड है, ठीक है। अब कोई सल्फाइड देखेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सल्फाइड दिया हुआ, तो सॉरी यहाँ पर जो है आपका जिंक सल्फाइड एक ही में है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड तो ध्यान में रखेंगे Zn तब तो अलग हो जाएगा क्योंकि ये धातु होता है और ये अधातु, तो हम कहेंगे ये आयनिक हो जाएगा, आयनिक ठोस है। और आयनिक ठोस के बीच में क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। कहीं कहीं इसको जिंक सल्फेट भी दिया होता है, तो जिंक सल्फेट को हम ZnSO4 लिख सकते हैं, और ये भी क्या होता है, कह सकते हैं कि आयनिक ठोस होगा, और इसमें कौन सा बल कार्य करेगा, स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। उसके बाद जानते हैं ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट में देखा जाए तो ऐसे खटकोणीय संरचना होता है, कक्षा 11 में पढ़े होंगे, 10वीं में भी पढ़े होंगे कि खटकोणीय संरचना ऐसे पाई जाती हैं, और इसमें कौन सा बल प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे कि इसमें ये जो होता है ये सहसंयोजक ठोस होता है। क्या होता है आपका, सहसंयोजक ठोस होता है। ऐसे नीचे ऊपर नीचे कई रिंग पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, और इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं ये सहसंयोजक ठोस होता है। और सहसंयोजक ठोस के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो हम कह सकते हैं इसमें सहसंयोजी बंध कार्य करेगा या वंडरवाल बल कार्य करेगा। क्लियर। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर है आपका रूबिडियम, क्या है आपका, रूबिडियम है, तो रूबिडियम भी क्या है आपका, धातु है, तो इसका मतलब है इसके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, धात्विक बल कार्य करेगा या धात्विक बंध बनेगा। क्लियर हुआ, और इसे हम धात्विक ठोस के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है आपका, आर्गन है, क्या है, आर्गन। और आर्गन जानते हैं ये किसी से बंध बनाता नहीं है, और जब किसी से बंध नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में खाली वंडरवाल बल कार्य करेगा, या इसे हम लंदन बल कह सकते हैं। उसके बाद आपका है सिलिकॉन कार्बाइड है, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो SiC है, ठीक है, SiC है। तो जैसे जानते हैं सिलिकॉन होता है Si होगा, तो चारों तरफ क्या होंगे, C होगा, और फिर सिलिकॉन से क्या होता है आपका Si होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन जो कार्बाइड है ये क्या करता है, नेटवर्क लाइक यानी कह सकते हैं संरचना का निर्माण करता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं यह सहसंयोजी ठोस होता है। क्या होता है आपका, सहसंयोजी ठोस होता है, और सहसंयोजी ठोस होता है जिसके कारण इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ठोस A है जो अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। कह रहा है हमारे पास कोई A ठोस है जो क्या है, कठोर है और कठोर है तथा कह रहा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी होता है। तो अत्यधिक ठोस में कौन होते हैं, तो दो ही हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं आयनिक होते हैं, या फिर आपका सहसंयोजक होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयनिक ठोस को अगर हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा, और आयनों में टूटेगा तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये गलित अवस्था में इसका आंसर नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया, बचा कौन, सहसंयोजक। तो और कह रहा है यह उच्च ताप पर पिघलता है। तो सहसंयोजक ठोस जैसे मान लीजिए हीरा है, ठीक है, हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड है, या हम कह सकते हैं SiO2 सिलिका है, यानी रेत यानी क्वार्ट्ज जिसे कह सकते हैं। तो यह जो है अत्यंत कह सकते हैं कठोर होता है, और यह ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। ठीक है, तो कह रहा है यह किस प्रकार का ठोस है, तो कह सकते हैं ये सहसंयोजक ठोस है। क्लियर, ये आंसर हो गया इसका, सहसंयोजक ठोस हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो कह रहा है आयनिक ठोस जो है वो गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। तो गलित अवस्था में क्या हो जाएगा, आयन इसके मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा आराम से बहने लगेगी, और ये कह सकते हैं विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में बात करें तो आयन मुक्त नहीं होंगे, और आयन मुक्त नहीं होंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ये बात ध्यान रखें, लिखना क्या है कि ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में आयन मुक्त होकर के मुक्त हो जाते हैं, जिससे ये विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है 1.9, किस प्रकार के ठोस जो होते हैं विद्युत चालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं और तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये तो सब
बता देंगे, 9, 10, 11 में पढ़े होंगे, 12 में भी पढ़ ही रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका धात्विक ठोस होता है। धात्विक ठोस कैसा होता है, विद्युत का चालक होता है, आघात वर्धनीय माने पीटने पर फैलता है, और तन्यता मतलब खींच करके हम तार बनाया सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका 1.9 का आंसर। तो यहाँ पे अगला है, देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट में जाएंगे आपको प्रश्नावली मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय जो है पद को परिभाषित कीजिए, यानी अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं वह ठोस जिनमें घटक कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण बताना था, तो उदाहरण में आप प्लास्टिक ले सकते हैं, ग्लास हो गया, कांच हो गया, ये सब जो है वो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगला देखेंगे, अगर देखें तो आपका 1.2 है। ठीक है, कह रहा है कांच जो है वो क्वार्ट्ज जैसे ठोस होते हैं। क्वार्ट्ज का फार्मूला क्या होता है, सिलिका कह सकते हैं, Si2 यानी रेत की तरह। ठीक है, तो कह रहा है रेत से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो अगर हम बात करें तो कांच जो होता है यानी ग्लास कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन क्वार्ट्ज जो होता है ना, सिलिका SiO2, ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है आपका, क्रिस्टलीय होता है। लेकिन कह रहा है किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी हम किस परिस्थितियों में। तो अगर हम क्या कर दें, रेत को, सिलिका को बहुत तेजी से हम गर्म कर दें, यानी बहुत तेजी से इसे गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, और पिघलने पर क्या हो, तीव्रता से इसे हम ठंडा कर दें। क्लियर हुआ। तो हम क्वार्ट्ज को यानी रेत को तेजी से क्या कर दें, गर्म करें और पिघला दें, और पिघलाने के बाद इसे क्या करें, तेजी से अचानक ठंडा कर देते हैं, तो इसमें जो अणु होते हैं उनकी व्यवस्था नियमित नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये अक्रिस्टलीय कह सकते हैं कांच में बदल जाते हैं। क्लियर हुआ। तो क्या लिखना है, कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, यानी क्वार्ट्ज को पिघलाकर तथा तीव्रता से ठंडा करने पर क्वार्ट्ज गिलास में परिवर्तित हो जाता है। इसको आराम से लिख लेंगे। क्लियर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक और सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में वर्गीकरण करना है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे आपको क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में, जैसे आपको आयनिक ठोस है तो आपको क्या करना, देखिए कह रहा है टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। ठीक है, क्या है आपका, टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। तो यहाँ पर P4O10 है, क्या अणु है, अणुओं के रूप में पाया जाता है, या इसी को P2O5 भी कह सकते हैं। तो ये आणविक ठोस होता है। क्या होता है आपका, आणविक ठोस होता है। तो आणविक ठोस में कौन आ जाएगा, तो कहेंगे कि P4O10 हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद धात्विक उसके बाद देखेंगे कि ये पहला हो गया। दूसरा अगर देखें तो अमोनियम फास्फेट है। तो अमोनिया जानते हैं NH4+ होता है, और PO4 क्या होता है आपका, अमोनियम फास्फेट है, तो अमोनियम का होल ट्वाइस है, यानी 3 अमोनिया मिल जाएगा, और फास्फेट पर 3- होते हैं। तो ये आयनिक है। क्या है, आयनिक ठोस है। तो अमोनियम जो फास्फेट होगा NH4 का होल थराइस, और PO4 कहाँ चला जाएगा, तो अमोनिया यानी आयनिक में हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देख रहे हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड अगर हम देखें तो ये सहसंयोजी होता है। क्या होता है, 5वां लिख लेंगे यहाँ पे, सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजक ठोस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड किस में आ जाएगा, या इसी को कोरंडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बेरेंडम कहते हैं इसे, और SiC या सिलिकॉन कार्बाइड कहिए। उसके बाद अगर देखें तो आपका आ गया आयोडीन। क्या आ गया, आयोडीन। आयोडीन भी क्या है आपका, अणुओं के रूप में पाया जाता है, तो ये आणविक ठोस हो जाएगा, यहाँ I2 लिख लेंगे। उसके बाद अगर 5वां देख रहे हैं तो फास्फोरस है, ये भी अणु के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पर P4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए प्लास्टिक है। प्लास्टिक मैंने कहा था ये अक्रिस्टलीय है। क्या है आपका, अक्रिस्टलीय है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख लेंगे, अक्रिस्टलीय लिख लेंगे। में कौन आ जाएगा, सॉरी प्लास्टिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, प्लास्टिक आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, तो प्लास्टिक है, ग्रेफाइट है। क्या है आपका, ग्रेफाइट। तो अगर हम ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन होता है केवल, तो ये भी सहसंयोजी में चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजी, यहाँ लिख लेंगे ग्रेफाइट। क्लियर। अब उसके बाद जो है आपका पीतल है। क्या है, पीतल है। तो पीतल जो होता है ये आपका धात्विक ठोस में चला जाएगा। ठीक है, किसमें, पीतल जो है आपका धातु है, जानते हैं मिश्र धातु, तो ये हो जाएगा आपका
धात्विक में, ठीक है। अब उसके बाद रूबिडियम है, रूबिडियम भी क्या है आपका धात्विक धातु है, तो रूबिडियम भी धात्विक ठोस में चला जाएगा। लिथियम और ब्रोमीन की अगर बात करें तो लिथियम जो होता है Li प्लस में और Br क्या होता है माइनस में, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, तो लिथियम ब्रोमाइड में देखें तो LiBr है, तो ये प्लस माइनस है यानी आयनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आयनिक ठोस में चला जाएगा, तो LiBr जो होगा वो आयनिक में चला जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन है Si, तो Si अगर देखें तो ये भी सहसंयोजक में होता है, किस में होता है Si जो होता है वो आपका सहसंयोजी ठोस में चला जाता है। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण। तो हमने जो है फ्रेंड्स देख लिया कि जो आपका NCERT में आपका प्रश्नावली क्वेश्चन था और उसके बाद पाठनीति प्रश्न था, उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो इस टाइप का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।